नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार, आपका होस्ट एंड दोस्त, और लेकर आ गया हूं आपके लिए आज का करंट अफेयर्स का सेशन, जो कि रहने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो सेशन हम पढ़ते जा रहे हैं साथियों, डेली के डेली, जिसमें हम पाठ करते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें, जो कि आपके शायद किसी भी एग्जाम के लिए वो बहुत अच्छा मैटर दिया जा रहा है। आपका जो कंटेंट दिया जा रहा है शायद वो आपको दिखाया जा रहा है कि आपका चाहे बेसिक नॉलेज से हो या स्टैटिक जीके का पार्ट हो या करंट अफेयर्स का बात हो, हम सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स करके आपके लिए लाते हैं। साथ ही के साथ हम बात करते हैं इस सेशन में, तो आपको पता है चाहे आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर आए या फिर यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आए, उन सभी के लिए यहाँ पर ये सेशन बनाया जाता है। इस सेशन को आपके लिए इतना मज़ेदार बनाया जा रहा है कि ये कंटेंट एक तरह से आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में उपयोग में ला सकते हो। हम करते हैं आज की सेशन की बात। तो आज का सेशन रहने वाला है आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी और आरएस लेवल के मेंस एग्जाम्स के लिए, ठीक है। साथ के साथ हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी वगैरह जो रेलवे के एग्जाम होते हैं, जो सेंट्रल लेवल एग्जाम होते हैं, उनमें जो बैंकिंग या रेलवे की हम बात करते हैं तो उसके स्टैटिक जीके के साथ साथ हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हाल ही में कुछ दिनों में घटित हुई घटनाओं की हम बात करने वाले हैं। साथ ही जो ट्यूशन से चल रही है ये सीरीज, ये आपके लिए उपयोगी इसी के आधार पर रहेगी। आप इसको साथ के साथ में नोट करते जाओ और साथ के साथ रिविजन करते जाओ। जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में अपन संडे वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो आने वाला जो हमारा संडे होगा उसमें भी वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, एकदम से मैराथन क्लास लेंगे। लेकिन उसमें क्या होता है कि साथियों मेरे साथ ये होता है कि आप शायद 7 दिन मेरे साथ नहीं जुड़ते। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 7 दिन जुड़ते नहीं है, लेकिन लास्ट के टाइम उसमें क्या है जुड़ जाते हैं। उन बच्चों को उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता जितना यहाँ पर इस क्लास से मिलता है। लेकिन अगर आपको डिटेल से पढ़ना है और सभी क्वेश्चंस की जानकारी अच्छे से लेनी है, रिविजन करना है, तो इन नोट्स को बनाना बहुत ज़रूरी है। इन नोट्स को आप मतलब अच्छी तरह से तैयारी करोगे ना, तभी जाके आपका आने वाला भविष्य अच्छा होगा। अगर जीके के पार्ट की हम बात करते हैं तो जीके में बिल्कुल आपका कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो यहाँ पर छोड़ा जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं, और जो भी बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे जिसको आपके सामने नहीं लाया जा रहा किसी न किसी वजह से, या हमारे 10 क्वेश्चनों में वो शामिल नहीं हो पाते, तो ऐसा कुछ नहीं कि वो क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएंगे। वो क्वेश्चन आपको या तो संडे को देखने मिलेंगे या मंथली करंट अफेयर्स में देखने को मिलेंगे। तो इस सेशन में बनाए रहे, लगातार बनते रहे। साथ के साथ अपने मित्र मंडली को ये सेशन शेयर कर दीजिए और सभी साथियों को जोड़ने की आप कोशिश कर लीजिए। आपके जो भी दोस्त है, जो कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, एग्जैक्ट जो भी कि आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, साथ में व्हाट्सएप के ग्रुप या पर्सनल आपकी चैटिंग है, उन सब में आप लिंक शेयर कर सकते हो और उनको यहाँ पर इनवाइट कर सकते हो। श्रीजी क्लासेज कोटा के द्वारा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और श्रीजी क्लास कोटा के द्वारा आपको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके पास बेहतर नोट्स उपलब्ध होंगे। बेहतर तैयारी के साथ आप आने वाले कंपटीशन को फाइट कर सकते हो। हम करते हैं ज़्यादा देर बात नहीं करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन पढ़ने से पहले पढ़ते हैं हम आज की मोटिवेशनल लाइन, जो कि आने वाले आपके इस सेशन में और आपके आने वाले एग्जाम में और आने वाले दिनों में आपके लिए मोटिवेशनल का काम करेगी और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटा पाओगे, तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको दौड़ना चाहिए। दौड़ना किन से चाहिए साथियों? दौड़ना उनसे चाहिए जो आपके कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर होते हैं जो आपके साथी, मित्र, दोस्त, आपके भाई बहन, जो भी आपके कॉम्पिटिशन में आपसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सभी को देखकर आप अपने अंदर इतने ऊर्जावान और जुनून बना लो कि जो वो इतनी पढ़ाई कर रहा है उससे ज़्यादा मुझे आना चाहिए। क्योंकि वैकेंसी जो होती है एक लिमिटेड वैकेंसी होती है। ऐसा नहीं कि जितने फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं उतनी वैकेंसी आपके लिए सरकार निकालती जा रही है। ऐसा नहीं होता साथियों कि हज़ारों जो वैकेंसी होती है उसमें लाखों लोगों का अप्लाई होता है फॉर्म। तो आपको कंपटीशन इतना तेज हो गया है आजकल कि आपको उनसे आगे निकलने के लिए उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनसे ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ेगी। और हम बात करते हैं जैसे कि हमारे सेशन की हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में लेकर जाना चाहता हूँ मैं। जितना डिटेल्स में आप जानकारी जुटा पाओगे उतनी आप एग्जाम में अच्छे से कॉन्फिडेंस ला पाओगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट आंसर पता होगा, उस क्वेश्चन के बारे में अंदर की जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो आप उनका जवाब नहीं दे पाओगे। क्वेश्चनों को जवाब देने के लिए आप मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और उस क्वेश्चन का आंसर आपने पढ़ तो लिया, लेकिन अंदर की जानकारी आप जुटा नहीं पाए कहीं ना कहीं से, तो फिर आप वो क्वेश्चन क्या करोगे, आते हुए भी भूल जाओगे और छोड़ के आ जाओगे, या फिर आप क्या करोगे, गलत करके आ जाओगे।
तो ये ऐसा नहीं होने देना है, आपको सारी बातें नोट करते जानी है। आपको अगर PDF उपलब्ध नहीं हो रही तो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप जा सकते हो, साथ के साथ हमें व्हाट्सअप या किसी भी लिंक के माध्यम से आप अपनी PDF उपलब्ध करा देंगे आपको, है ना। तो जब तक दौड़ने का साहस नहीं होगा तब तक प्रतिस्पर्धा में आपका बना रहना असंभव होगा। तो आपके जो कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, मेहनत, जुनून, साहस जो है आपके पास, सभी को अप्लाई कर दो और कंपटीशन की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी सभी वैकेंसीज आने वाली है और एग्ज़ाम आने वाले हैं। साथ के साथ आपने अगर बैंक का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आपने बैंक का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है और बैंक का आपका सपना है तो बैंक के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। इसके रिगार्डिंग हमने एक सेशन बनाया था RCM सर के साथ, उसे देख लीजिएगा और बैंक का फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। फिर भी आपको कोई समस्या आती है किसी भी प्रकार की तो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, बात करते हैं आगे और करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। और आज का सेशन में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनकी हम करते हैं साथियों बात। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक मॉडल पंचायत नागरिक चार्टर जारी किया गया? क्या जारी किया गया? तो पहले बात तो ये भारतीय सरकार के किसी मंत्रालय के द्वारा किया गया है और ये क्या किया गया है कि एक मॉडल पंचायत नागरिक चार्टर। क्या है साथियों? मॉडल पंचायत नागरिक चार्टर। अभी इसमें क्या होता है, चार्टर का मतलब वो वाला चार्टर नहीं है जो कि आपको प्लेन होता है, चार्टर प्लेन जो कि बड़े बड़े आदमी अपने चार्टर प्लेन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो वाला चार्टर नहीं है साथियों। एक्चुअली क्या होता है, चार्टर की बात समझाना चाहता हूँ मैं आपको। तो चार्टर में क्या होता है कि जैसे कि हमने अभी हाल ही में श्रीजी क्लासेस का एडवर्टाइजमेंट दिया। एडवर्टाइजमेंट एक तो मैं देता हूँ आपको मुंह के माध्यम से, मेरे जो शब्द होते हैं उनके माध्यम से देता हूँ, और ये एक एडवर्टाइजमेंट होता है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, और स्क्रीन पर दिखाई देता है जिसमें राजेश सर का फोटो आता है और दिखाई देता है श्रीजी क्लासेज में क्लासेज ऑनलाइन चल रही है जो कि आपकी इसी सिलेबस के साथ इसी एग्जाम के लिए ये सारी चीज़ें रहेगी। तो एक तरह से लिखित के माध्यम से आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराना, आपके अवेयरनेस को बढ़ाना, कि आपके अवेयरनेस जो भी मुद्दे है श्रीजी क्लासेज के माध्यम से जो भी एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है, उन एडवर्टाइजमेंट को एक तरह से हमने क्या कर दिया, लिखित तरीके से आपको उपलब्ध करा दिया। इसे बोला जाता है चार्टर। क्या बोला जाता है? चार्टर बोला जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है साथियों? चार्टर। जो भी कोई भी वस्तु या किसी चीज़ के बारे में, सामग्री के बारे में कोई जनरल अवेयरनेस अपन प्राप्त करते हैं, वो लिखित जनरल अवेयरनेस हो, क्या हो? लिखित जनरल अवेयरनेस हो, उसे बोला जाता है चार्टर। चार्टर जो होता है एक तरह से लिखित प्लान होता है ना। ये अभी हाल ही में एक मॉडल पंचायत नागरिक चार्टर जारी किया गया। तो ये पंचायतों के लिए, जो पंचायत की हम बात करते हैं साथियों, तो अगर हम जिला की बात करते हैं तो जिला में क्या होता है? जिला में होता है जिला परिषद। जिला में क्या होता है? जिला परिषद, जिसमें कौन बैठता है? उसमें बैठता है जिला प्रमुख। अगर हम पंचायत बात करते हैं तहसील लेवल में तो क्या होती है? पंचायत समिति आप सब जानते होंगे। और पंचायत समिति में कौन बैठता है? विकास अधिकारी बैठता है जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। और इसके अलावा कौन बैठता है? प्रधान बैठता है। अगर हम बात करते हैं इसके, ये तो था दोस्तों जिला लेवल, ये तहसील लेवल। अगर हम बात करते हैं गाँव में तो पंचायत लेवल में क्या होती है? पंचायत होती है। क्या होती है? पंचायत होती है। और पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। कौन होता है साथियों? सरपंच होता है। तो 1997 में पहली बार चार्टर प्लान का ये मुद्दा लाया गया था। कब? 1997 में पहली बार चार्टर का ये लाया गया था, जो कि पंचायतों को क्या बनाएगा? एक तरह से मुख्य बिंदु बनाया जाएगा। मुख्य बिंदु कैसे बनाया जाएगा? पंचायतों की जो हम बात करते हैं कार्य प्रणाली, कार्यशैली की, तो पंचायत में आपको पता है कितने कार्य होंगे। मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ मेरे साथियों, कि जैसे कि आपसे मैं पूछ लूँ कि आप भी गाँव से रिलेटेड होंगे और आप भी जानते होंगे कि पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, लेकिन मैं आपसे एक वर्ड पूछ लूँ कि मेरे बताइए आपका जो सरपंच है, इस सरपंच के मेन क्या क्या कार्य होते हैं? कितने कार्य गिना पाओगे आप? कितने कार्य गिना पाओगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 गिना दोगे। सर पानी की व्यवस्था कराता है, सर रोड की व्यवस्था कराता है, सर मनरेगा को संभालता है, कोई भी राशन सामग्री आती है उसको उपलब्ध कराता है जो कि BPL परिवारों को होता है। ऐसे करके आप ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मुद्दे गिना दोगे, फिर उनको वापस रिपीट कर दोगे। लेकिन अभी हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, किनके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इस पंचायत नागरिकों के लिए, जो गाँव में रहने वाले, जो पंचायत में रहने
रहने वाले नागरिक हैं उनके लिए 29 महत्वपूर्ण बिंदुओं के लिए कितनी 29 महत्वपूर्ण बिंदु, कितने साथियों 29 महत्वपूर्ण बिंदु, जिनमें क्या दिखाया जाएगा, उनमें दिखाया जाएगा कि पंचायत में क्या क्या काम होते हैं और पंचायत के सरपंच को या जिला परिषद के लेवल में या पंचायत समिति के लेवल में जिन बिंदुओं पर काम करना बिल्कुल जरूरी होगा, ये सारी चीज़ें दिखाई गई है पंचायत नागरिक चार्टर जो बनाया गया है मॉडल, उसके आधार पर। और ये किसने जारी किया है, तो ये जारी किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अभी हाल में कृषि मंत्री आपके कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी की कॉन्फ्रेंसिंग में ये सारी चीज़ें बताई गई है और जिसमें बताया गया है कि इसमें सारे बिंदुओं को लिया जाएगा, जिसमें कि 29 सेक्टर्स की बात की जाएगी पंचायत को डेवलपमेंट करने के लिए। किसको, पंचायत को डेवलपमेंट करने के लिए। क्योंकि आपसे अगर मैं पूछ लूँ इसमें तो आप नहीं बता पाओगे, कुछ सरपंच साहब भी नहीं बता पाएंगे कि मुझे क्या क्या करना रहता है, उनको भी नहीं पता रहता साथियों। अगर मैं बात कर लूँ ना, उनको भी नहीं पता, ये मैं 100% के साथ करता हूँ। इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारतीय सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 29 सेक्टर की हम बात करते हैं, 29 सेक्टर की हम बात करता हूँ, तो इसमें 29 सेक्टर्स में ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। मॉडल चार्टर इज फॉर डिलीवर ऑफ द सर्विस अक्रॉस द 29 सेक्टर, ये सारी चीज़ इसमें बोली जाएगी। और साथ के साथ में ये किसने बोला है, श्री तोमर साहब जी ने ये बात बोली है। अगर हम पंचायत की इस कार्य प्रणाली की हम बात करते हैं तो ये मैंने बताया आपको 1997 में, एक सेकेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, तो ये जो आई थी ये इसकी बात करता हूँ मैं, एक सेकेंड कहाँ गया भैया, तो ये पावर, एक सेकेंड, तो जिसकी हम बात कर रहे हैं तो ये साथियों इसकी बात करते हैं, एक सेकेंड रुको आप। तो 1997 में भारत में नागरिक चार्टर की अवधारणा को पहली बार मई 1997 में आयोजित किया गया था और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा इस सम्मेलन को अपनाया गया था, जो चार्टर प्लान का है, चार्टर का जो है। अगर मैं अब बात करता हूँ इस चार्टर की, तो ये चार्टर का आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के पंचायती जो बात करते हैं हम, तो पंचायत किसके अंदर आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट बोलते हैं 243 आर्टिकल हम बात करते हैं इसमें। तो 243 जो है आर्टिकल 243 से 243 ओ के बीच में जो भाग है, भाग कौन सा, 9, भाग 9 के अंतर्गत ये दिखाया गया है। किसके अंदर दिखाया गया है, ये सारी चीज़ आपको पता होगा। आर्टिकल 243 ओ जी इसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। हम बात करते हैं इसमें, तो आपको चार्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि इसमें जो पंचायत होगी इनको 29 मुद्दों के आधार पर काम करना होगा। स्ट्रक्चर वो जो बात करते हैं इसकी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला परिषद, ब्लॉक लेवल में पंचायत समिति और विलेज लेवल में ग्राम पंचायत जो आपका मुख्य सरपंच होता है। जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल में पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में जो बात करते हैं, जो वोटर देते हैं वो वोटर कितने आयु तक के होते हैं, 18 साल की उम्र वाले मेरे सारे प्यारे साथी क्या करते हैं, वोट देते हैं किसमें, सरपंच के चुनाव में। और सरपंच और उप सरपंच, और ये किसमें डिवाइड होता है, उप सरपंच जो वार्ड में शामिल होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें सिटीजन चार्टर की, तो इसमें क्या क्या होगा मुद्दा, इसमें होगा ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन फॉर चॉइस, आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान यहाँ पर मिल जाएगा। कर्टेसी की बात करते हैं, कंप्लेंट मैकेनिज्म होगा, इक्वलिटी एंड वैल्यू होगी, सभी के लिए इक्वलिटी समानता होगी और सभी के लिए क्या होगा, वैल्यूएबल होगा। स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कि आपकी पंचायत की आपकी वैल्यू इसमें बढ़ा दी जाएगी। जिन मुद्दों पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको निपटाने के लिए आपका जो है वो कौन शामिल होगा इसमें, पंचायत समिति और पंचायत जो है आपका सरपंच इसमें शामिल होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत ये आता है और ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये सारी चीज़ें बात हो गई, जिसमें कुछ भी नहीं था, बस इतना है कि 29 मुद्दों पर एक कार्य करेगी और साथ के साथ में एक मॉडल पंचायत नागरिक चार्टर किसने जारी किया, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी किया। उम्मीद करता हूँ आपको ट्यूशन समझ में आया होगा। यदि आपको ट्यूशन समझ में आया तो एक बार आप भी सेशन को शेयर कर दीजिए और थम्स अप करके मुझे बता दीजिए कि सर हमें समझ में आ रहा है, आप पढ़ाते जाओ। आगे चलते हैं, बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी कि आर्टिकल के बारे में मैंने बता दिया कि पंचायती राज जो 243 से 243 ओ जी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें बताई गई है। आपको पीडीएफ लेनी है और पीडीएफ के माध्यम से इन सभी चीज़ों को देख लेना है और अपने आप से अपने हैंड रिटन नोट्स आपको बना लेने हैं, ठीक है। आगे चलते इसमें देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी पोस्ट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन।
महिलाओं के लिए कितनी पोस्ट रिजर्व है एट ऑल लेवल इन द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं के लिए कितनी, जो बात करते हैं कितनी सीटें उपलब्ध है, कितनी सीटें रिजर्व है, 1/3, 1/3, 1/2, हाफ या 2/3 या 1/4। ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन है आपका यूपीएससी लेवल के लिए। जो भी मेरे प्यारे साथी यूपीएससी आरएएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो इन क्वेश्चंस को पढ़े और देखिए, आंसर देने का प्रयास करें। हमारे जो क्लास सेशन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ये आपके लिए नाश्ता पानी है, आप अच्छी तरह से खाइए और संडे के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पहला गांव ऐसा है जिसमें क्या हो गया कि टीकाकरण पूरे भारत में पहली बार ये टीकाकरण कराने वाला गांव हो गया। वेयान गांव में, नाम क्या है गांव का, वेयान गांव। क्या नाम है साथियों, वेयान गांव। अब ये वेयान गांव कहाँ का है, तो ये वेयान गांव है साथियों जम्मू एंड कश्मीर का। वेयान गांव में सभी वयस्क आबादी की टीकाकरण करने वाला, भारत का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया। ये भारत का क्या बन गया, पहला गांव बन गया। और भारत का पहला गांव बन गया ये किस राज्य, संघ शासित प्रदेश से में स्थित है, तो ये स्थित है साथियों कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का वेयान गांव जो कि टीकाकरण के मामले में पहला नंबर पर इसने हासिल कर लिया। अब ये गांव ऐसा है जिसमें क्या होता है कि साथियों नेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है दो प्रकार की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक तो नेट की समस्या उपलब्ध नहीं है। इस कारण जैसे कि हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लिंक पे जाना पड़ता है, लिंक पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इन सभी समस्या को देखते हुए जो मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम है उन्होंने क्या किया, इस गाँव में जाकर इनके लोगों को क्या कर दिया, टीकाकरण कर दिया, जो भी वयस्क लोग यहाँ पे थे। साथ ही साथ दूसरी समस्या ये थी कि यहाँ के गाँव में क्या होता है कि जैसे आप जानते हो जम्मू कश्मीर में पहाड़ों के बीच में एक वहाँ ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ के जो प्रवासी, जो यहाँ के जो लोग हैं वो घूमते फिरते रहते हैं। इनको पकड़ पकड़ के क्या कर दिया, टीकाकरण कर दिया गया मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये भारत का पहला ऐसा गाँव हो गया, इतनी समस्याओं के बाद भी पूरे गाँव को टीकाकरण कर दिया। और यहाँ पर जनसंख्या की हम बात करते हैं तो इस गाँव की जनसंख्या ये साथियों 362 लोग यहाँ पर रहते हैं। और इन 362 को सभी को क्या कर दिया, वैक्सीन लगा दी गई है भारत के मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये वेयान गांव कहाँ का है साथियों, तो वेयान गांव है जम्मू कश्मीर का। समझ में आई होगी बात समझ में आई तो एक बात थम्स अप कर दीजिए कि वेयान गांव में क्या हो गया, जम्मू कश्मीर में ये सारी चीज़ें होगी। और वेयान गांव की बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कौन से जिले की है, तो बांदीपुर जिले का ये गांव है। कहाँ पर है, बांदीपुर जिला। कौन सा, बांदीपुर जिला। अगर हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स में जम्मू कश्मीर की, तो साथियों आपको पता है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित, आपको बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था। और जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख भी जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, केंद्र शासित बना था। कब, 31 अक्टूबर। कब बना था साथियों, 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को भारत का केंद्र शासित बन गया था कौन, जम्मू कश्मीर। अगर हम बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख में कौन कौन शामिल था, लद्दाख में 2 जिले शामिल थे। कौन कौन से शामिल थे, तो लद्दाख में एक तो था लेह और दूसरा कौन था साथियों, दूसरा था करगिल। जो ये बात करते हैं अपन, लेह और करगिल 2 यहाँ पर जिले थे जो कि जम्मू कश्मीर के बाद ये भी क्या बना गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अगर हम जम्मू कश्मीर की इसमें बात करते हैं तो इसका इतिहास कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है राजतरंगिणी में। कहाँ पर मिलता है, राजतरंगिणी में इसका इतिहास मिलता है। और राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है, कलहन जी के द्वारा ये राजतरंगिणी लिखी गई है। जम्मू कश्मीर का इतिहास किस में मिलता है, राजतरंगिणी में मिलता है और कलहन के द्वारा ये लिखी गई है। अगर जम्मू कश्मीर में हम डिटेल से चलते हैं तो इसकी केंद्र शासित प्रदेश कब बना, 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित बना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 जिले लेह और करगिल। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर दाचिंगब जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा साथियों मैं और भी बात करना चाहता हूँ, तो इसमें हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। तो देखिए आपको, देखो मैं बताता हूँ, ये देखो आप, ये जम्मू और ये कश्मीर और ये लद्दाख, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जम्मू कश्मीर का वेयान जो गांव है, जो कि हम बात करते हैं बांदीपुर जिले का गांव है, जो कि 362 वहाँ की जनसंख्या है। वो पहली बार क्या बन गया, भारत का पहला गांव बन गया टीकाकरण वाला। लद्दाख के 2 जिले मैंने आपको बता दिए, हेमिस नेशनल पार्क और साथ के साथ में यहाँ पर वुलर झील। कौन कौन सी यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, तो हेमिस नेशनल पार्क
हेमिस नेशनल पार्क और कौन कौन सी झील, वूलर झील और हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगर हम बात करते हैं भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। कौन सा, जो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो दाचिंगम नेशनल पार्क है, दाचिंगम प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, आपको इसको ध्यान रखना है। ये तथ्यात्मक जानकारी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नेशनल पार्क में से। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की GI टैग किसको मिला हुआ है, केसर को मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर में किसको मिला हुआ है, तो GI टैग किसको मिला है, GI टैग मिला है साथियों, किनको, केसर को। और केसर की खेती को क्या बोला जाता है, मुझे ये बता दीजिए। केसर की खेती को बोला जाता है करेबा। क्या बोला जाता है साथियों, करेबा। केसर की खेती को बोला जाता है, किसको, खेती को करेबा बोला जाता है। और ये यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि करेबा किसे कहा जाता है, तो केसर की खेती को करेबा कहा जाता है। और हम बात करते हैं इसमें जो जाफरान की खेती, केसर की खेती होती है, इसको GI टैग मिला हुआ है जम्मू कश्मीर में। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और सारी चीज़ें समझ में आई तो इसका आंसर आप एक बार फिर से दे दीजिए, जो कि मैं पूछता जा रहा हूँ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जो बता रहा हूँ इनका बताइए। हाल ही में केसर जी का GI टैग किसे प्राप्त हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर को। किनको हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर को। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किस केंद्र शासित प्रदेश ने चलाया था, भैया मफलर मैन। मैंने बताया आपको बताया ना मफलर मैन, तो आपको पता है ठीक है जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन, मफलर मैन मतलब किनके द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ये चलाया गया था। और इनके द्वारा बोला गया था कि जिस स्कूल में आपने वोट देने गए थे, जिस पोलिंग बूथ में आप वोट देने गए थे, वहाँ पे आपको टीकाकरण उपलब्ध हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। ये किसके द्वारा बोला गया था, अरविंद केजरीवाल को बोला गया था। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में ये चलाया गया था। जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास कलन की किस पुस्तक में मिलता है, तो धातु किस पुस्तक में मिलता है, राज तरंगिनी में मिलता है। किस में मिलता है, राज तरंगिनी में मिलता है। आगे बात करते हैं दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है साथियों, है ना। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है, तो आपको बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल है। कौन है, मनोज सिन्हा, वो उपराज्यपाल है कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। ये सारे तथ्यात्मक जानकारी थी और इन तथ्यात्मक जानकारी को आप नोट कर लीजिए मेरे सभी प्यारे भाई और बहन। इन सभी चीज़ों को नोट कर लेंगे, आने वाले एग्जाम में आप जम्मू कश्मीर का क्या कर दोगे, निपटारा कर दोगे। और एक तरह से आप इसमें अपना क्वेश्चन कोई सा भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे चले बताओ साथियों, आगे चले तो ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में, अब भैया ये क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ज़बरदस्त क्वेश्चन कैसे, देखना, सुनते रहना, है ना, भागना मत। और भागोगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, अगर साथ में जुड़े रहोगे तो बहुत कुछ पल्ले पड़ेगा। आने वाले एग्जाम में मेरा जो भी पढ़ा हुआ कंटेंट है, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। 7 जून 2021 को, कब की बात हो रही है, 7 जून 2021 को किस संयुक्त राष्ट्र महासभा के, किसे संयुक्त महाराष्ट्र सभा के 46वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। किससे चुना गया है भैया, तो पहली बात तो निपटारा किसका करेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा का। अब ये क्या होती है, जिस प्यारे विद्यार्थी को पता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि सर संयुक्त राष्ट्र महासभा ये होती है। और इसका कौन सा सत्र था, तो ये सत्र था 46वां। कौन सा सत्र था मेरे प्यारे साथियों, 46वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। और ये किसे चुना गया है, ये चुना गया है अब्दुल्ला शाहिद को। किन्हें चुना गया है, अब्दुल्ला शाहिद को ये चुना गया है, अब्दुल्ला शाहिद को ये चुना गया है 46वें सत्र का अध्यक्ष यूएन राष्ट्र सभा का, जो यूनाइटेड नेशन असेंबली है उसका अध्यक्ष चुना गया है। ये कहाँ के हैं, ये है साथियों मालदीव के। कहाँ के हैं, मालदीव के ये है। और ये मालदीव के क्या है, विदेश मंत्री है। क्या है, विदेश मंत्री है। इन्हीं को अभी हाल ही में क्या चुना गया है, 46वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। अब इसके करेक्ट डिटेल्स में बात बताइए, आप इन सबको नोट कर लीजिए और डिटेल्स में हम चर्चा करते हैं। जिस प्रकार लोकसभा के अंदर, जिस प्रकार लोकसभा क्या होती है, अपने संसद के अंदर क्या होता है, लोकसभा होती है। और लोकसभा के अंदर क्या होता है, लोकसभा के अंदर जो 545 सांसद है भारत में, है ना, 545 सांसद है ना, उनका हेड कौन होता है, उनका हेड होता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। पता है सर, हमें भी पता है, आप हमें बताते दीजिए। ठीक है,
आप बता रहे हैं, आपको सुनते रहिए। जिस प्रकार संसद में नेतृत्व कौन करता है, संसद का लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, इसी प्रकार बात करते हैं जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, कोई भी बिल आया उस बिल को, जैसे कोई भी प्रकार का बिल है, मनी बिल है, किस प्रकार क्वेश्चन को तारांकित करना है, किन क्वेश्चन को अतारांकित करना है, इस प्रकार जो भी बात करते हैं उन सभी बात कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसी प्रकार दुनिया की जो संसद है जिसे यूएन चार्टर द्वारा बनाया गया था, किसे बनाया गया था, यूएन चार्टर के द्वारा। यूएन चार्टर की हम बात करते हैं तो यूएन चार्टर 193 देशों के द्वारा मिलकर इसमें शामिल है। और यूएन चार्टर की हम बात करते हैं जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन असेंबली की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो यूएन चार्टर की जो बात करते हैं एक तरह से क्या है, संसद है, दुनिया की एक तरह से ये संसद है। और इसी में क्या होता है कि सारे फैसले लिए जाते हैं। और इस यूएन चार्टर के द्वारा यूनाइटेड नेशन असेंबली बनाई गई और उसी असेंबली का जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया अब्दुल्ला साहिब को। किन्हें बनाया गया, अब्दुल्ला साहिब को बना दिया गया। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ, आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लो, है ना। तो आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन में क्या होता है कि जब भी आप कोई भी दिन पढ़ते हो, जैसे पर्यावरण दिवस दिन हो गया, वो दिन हो गया, फलाना दिन हो गया, तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि ये दिन किसके द्वारा लागू किया गया, यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित किया गया। करते हो ना, आप पढ़ते हो ना, तो सभी दिनों को यूनाइटेड नेशन क्या होता है कि घोषित करता है। अब यूनाइटेड नेशन में क्या होता है साथियों कि अभी हाल में अब्दुल्ला साहब को क्या बनाया गया, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री है, इनको बनाया गया 46वें सत्र का अध्यक्ष। अब एक्चुअली बात बताइए, मुझे ये बताओ कि गुरुजी इनको बना दिया गया, लेकिन ये करेंगे क्या, मतलब ये करेंगे क्या, और मालदीव को क्यों बनाया गया, मालदीव का अध्यक्ष क्यों चुना गया। दुनिया में तो बहुत बड़े बड़े देश है और बड़े बड़े देशों में से यूनाइटेड नेशन का अध्यक्ष बन सकता था। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो लेकर आइए, दिमाग में सोचने की क्षमता बढ़ाइए कि साथियों ये करेगा क्या। जैसे कि मैं बताता हूँ, पर्सनली मेरे बारे में बताता हूँ। अब मेरे बारे की हम बात करते हैं, आपके बारे में बात करते हैं, आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, लेकिन आप जैसे हमारे, अब मेरी बात बताऊँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे साथ क्या होता है कि मेरे साथ जो मेरे बाबूजी रहते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा घनघोर तरीके से फ्रस्ट्रेट रहते हैं। अब घनघोर तरीके से फ्रस्ट्रेट क्यों रहते हैं कि यार वो जब भी मैं गांव जाता हूं तो लोग बाग पूछते हैं कि आपका बेटा करता क्या है, एक्चुअली आपका बेटा करता क्या है, बाबूजी से पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, ठीक है। तो ये करेगा क्या, इसी के बारे में बात करेंगे। तो बताता हूँ आपको कि घनघोर फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते हैं। तो बाबूजी बोलते हैं ऑनलाइन पढ़ाता है हमारा बच्चा, तो फिर गांव वाले क्या बोलते हैं, अच्छा 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 अच्छा। वो अच्छा अच्छा जो वर्ड है ना, वो एक तरह से आप समझ जाइए कि क्या बोलना चाहते हैं। उनका मतलब होता है हाँ हमारा बच्चा भी, गांव वाले क्या बोलते हैं, हमारा स्कूल भी, हमारा बेटा भी उस स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाता है, ऐसे ही पढ़ाता होगा। नहीं साथियों, ये क्या होता है कि एक तरह से जो अच्छा वाला वर्ड है ना, वो फ्रस्ट्रेशन का एक भाव ला देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जिसको पूरी जानकारी नहीं होती कि होता क्या है, इसका काम करेगा क्या, वो कैसे समझ सकता है इस बात को। तो पहले ये चीज़ समझना जरूरी है कि ये यूनाइटेड नेशन के जो अध्यक्ष तो बना दिए गए। पहली बात है कि मालदीव से क्यों बनाया गया, इतना शक्तिशाली राष्ट्र है या इतना भारी हो गया मालदीव कि उसका आदमी विदेश मंत्री अध्यक्ष बना दिया गया। या फिर दूसरी बात कि जो इतने सारे वर्ल्ड में इतने सारे देश हैं, वहाँ के अध्यक्ष क्यों नहीं बनाए जाते, और वहाँ के क्यों नहीं बनाए जाते, भारत का क्यों नहीं बना, भारत भी तो बन सकता था ना। इन सभी चीज़ों को लेकर अपन बात करते हैं और ये बात करते हैं। इसमें देखो ठीक है, उसमें ये क्या बोला जाता है, फिर वो आपके गाँव वाले क्या बोलते हैं, इससे अच्छा तो क्या करता, अच्छी ज़मीन जायदाद है, यहीं आपकी खेती बाड़ी संभाल लेता। इन सभी चीज़ों के बारे में गाँव में बात होती है जो आपको पता है, अच्छे तरह से सब जानते हो। तो ये यूनाइटेड जो नेशन असेंबली है, इसके अध्यक्ष की बात कर रहे हैं अपन, अब्दुल्ला साहिब बना दिए गए हैं मालदीव के, जो कि विदेश मंत्री है। यूनाइटेड नेशन असेंबली में क्या होता है कि सारे देश जो वर्ल्ड के देश है, वो वर्ल्ड के देश की हम बात करते हैं तो 193 देश इसमें शामिल है। कितने, 193 देश शामिल है। और जो 5 देश है जैसे कि यूएस वगैरह, ये क्या होता है, वीटो पावर में शामिल है। वीटो पावर की बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जो भी कोई भी देश दुनिया के मुद्दे होते हैं, देश दुनिया के जो भी साथियों मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को लेकर क्या होता है, यहाँ पर चर्चाएं होती है। जैसे कि किसी भी देश में किसी भी प्रकार की प्लानिंग हो रही है, युद्धावेश चल रहा है, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, वो मुद्दे कहाँ आते हैं, इस असेंबली में आते हैं। और इस असेंबली के द्वारा प्रत्येक यूनाइटेड नेशन के जो देश है वो क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। और वोटिंग करने के बाद जैसे कि 193 में से
जैसे मान लो भारत पाकिस्तान का कोई मुद्दा है और भारत पाकिस्तान का मुद्दा आपको पता है जम्मू कश्मीर है। अभी यूनाइटेड नेशन के बारे में कोई भी अपन बात करते हैं, जैसे कि 190 वोटों ने इधर वोट दे दिया, 190 देशों ने इधर दे दिया, 3 ने इधर दे दिया। तो इस तरह से इनकी क्या की जाती है, वोटिंग की जाती है। उसी के आधार पर क्या किया जाता है, वो उसी के आधार पर क्या किया जाता है, ये किया जाता है कि जो भी क्या होता है उसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, उसी के आधार पर क्या किया जाता है, इनको क्या घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि कोई भी दिन लागू करना है, किसी भी प्रकार की समस्याओं का निपटारा करना है, तो कौन करता है, यूनाइटेड नेशन करता है, जो कि यूनाइटेड नेशन की असेंबली के द्वारा किया जाता है। अब इसी को क्यों चुना गया मालदीव को, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये है साथियों कौन, अब्दुल्ला साहिब, जो ये है यूनाइटेड नेशन जिसकी हम बात करते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर, एक सेकेंड, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन असेंबली की स्थापना हुई थी। यह है अब्दुल्ला साहिब। अब मालदीव को क्यों चुना गया, तो मालदीव को इसलिए चुना गया, तो हम बात करते हैं इसमें। तो ये एक सेकेंड, इसमें फोटो नहीं है भैया, है एक सेकेंड रुकना साथियों, एक सेकेंड यार, ये हमारी टीम गजब करती है ना, इसमें फ़ोटो नहीं दिया, बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी। ठीक है साथियों, इसमें क्या होता है कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें ये होता है कि कोई होता है कि इसमें क्या हुआ, विश्व के 5 देशों के खंड बने हुए हैं। उन 5 देशों के हिसाब से वर्ल्ड के आधार पर इन 5 को बांटा गया है। और 5 को बांटा गया है, जैसे कि एशियन कंट्रीज, इधर से दूसरी बात करते हैं अपन यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, जो भी है इसमें अलग अलग देश शामिल होते हैं। और हम बात करते हैं इसमें, तो अभी हाल में जो 193 है, इनमें 54 देश 2 बार है, और 54 देशों का एक समूह है, फिर 54 देशों का एक समूह है, फिर 25 देश का एक समूह है, 9 देशों का एक समूह है। इन प्रकार के ऐसे प्रकार के हम बात करते हैं, तो ग्रुप बनाए गए। इस हर ग्रुप में से कोई ना कोई अध्यक्ष चुना जाता है। और अभी हाल ही में बात करते हैं तो एशिया की बारी थी। और एशिया में आप भी जानते हो कि जो एशियन कंट्रीज की बात करते हैं, उस ग्रुप में शामिल था मालदीव। और मालदीव जो शामिल था, उस मालदीव में शामिल में अभी हाल में जो चुनाव लड़े गए थे, वो 2 आदमियों के बीच चुनाव लड़े गए थे। एक तो थे मालदीव के विदेश मंत्री, एक थे अफगानिस्तान के मंत्री। कौन थे, एक तो मालदीव के अब्दुल्ला साहिब थे, और एक थे क्या नाम थे, अफगानिस्तान से थे। और भारत भी इसमें क्या हुआ, भारत के द्वारा भी इसमें वोटिंग दिया गया था। जब भारत की क्या नाम है, निजू सचिव है सुब्रमण्यम साहब, जो वहाँ गए थे मालदीव की यात्रा पर 2020 में, तो उन्होंने क्या किया था साथियों, जो यूएन की बात कर रहे हैं, यूएन के अध्यक्ष के लिए इन्होंने घोषणा कर दी थी, हम यूएन के अध्यक्ष के लिए क्या करेंगे, खड़े होंगे, पद पर खड़े होंगे। लेकिन वो क्या है, हमारा अफगानिस्तान से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे टकराव है। लेकिन भारत ने क्या है, वादा कर लिया था, एक तरह से प्रॉमिस कर लिया था, किसके साथ, मालदीव के साथ। और मालदीव से वादा करके आ गया था कि हम तुम्हारे पक्ष में क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। तो अभी हाल में जो चुनाव हुए, उन चुनावों में क्या हुआ कि मालदीव को भारत ने वोट किया, और अफगानिस्तान का जो मेंबर खड़े हुए थे वो हार गए, और मालदीव के इसमें जीत लिए। अगर हम बात करते हैं भारत इसमें क्यों शामिल नहीं हुआ, भारत भी तो एशिया में आता है, और भारत भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 कैटेगरीज में ये डिवाइड किया हुआ है, और 5 कैटेगरीज में डिवाइडेशन के साथ क्या होता है, इसमें वोटिंग होती है। ठीक है, तो ये एशिया की थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि हर देश इसमें शामिल है, 54 देश। कितने शामिल है इस ग्रुप में, 54 देश शामिल है। जो भारत की प्रथम लेडी थी, जो भारत की बात करते हैं, विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित भारत की जो प्रथम महिला थी। जो प्रथम महिला की हम बात करते हैं, ये प्रथम महिला बनी थी यूएन की, जो क्या बात कर रहे हैं अपन, अध्यक्ष। यूएन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि हम बात करें 76वां सेशन था, और ये 8वें सेशन की बात करते हैं। 8वें सेशन में ये क्या बनी थी, यूएन की अध्यक्ष बनी थी। कौन, विजय लक्ष्मी पंडित, जो किसकी बहन थी, जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू की ये बहन थी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी उपलब्ध होगी और समझ में भी आ रहा होगा। कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, टाइपिंग वगैरह टाइम से नहीं हो पाती, फोटोग्राफ से ये क्या आता है, जो मैं सेंड करता हूँ वो लगा नहीं पाते, किसी न किसी प्रकार की समस्या आती है, तो जानकारी जुटा पाने में मैं भी क्या होता हूँ, थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ। लेकिन इन सभी चीज़ों की जल्दी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने में साथियों मुझे बहुत मेहनत लगती है। आपको पता है अकेला आदमी क्या क्या कर सकता है, ठीक है ना। आप पता है आपको सारी चीज़ें कि आप ये सारी चीज़ें जानकारी रखते होंगे। लेकिन जो भारत की पहली महिला थी और ये
यूएन की भी अध्यक्ष प्रथम महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। वो 8वें सेशन की क्या बनी थी, इसमें अध्यक्ष बनी थी। और 76वें सेशन की ये बन गए अब्दुल्ला साहिब, आपको याद रखना है। मैंने आपको बता दिया यूनाइटेड नेशंस का क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अगर बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष कौन थी महिला, वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। ये मैंने आपको बता दिया, विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि भारत से इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। इस कारण भारत इसमें अभी हाल में शामिल नहीं हुआ। जब तक 54 देश इसमें शामिल होंगे तब तक बात कर रहे हैं अपन। तो हर साल इसमें 1 साल के लिए ये चुना जाता है और 1 साल के लिए इसमें अध्यक्ष बनाया जाता है सभी ग्रुप में से, जो 5 ग्रुप्स की मैंने बात की है। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो 8 डिग्री चैनल, जो किस किस को अलग करता है, मालदीव को और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल साथियों, इसको बात कर लेना। जैसे कि हम बात करते हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, किसको अलग करता है, कौन सा, जो अंडमान निकोबार के बीच में बताते हैं हम, कौन सा डिग्री चैनल है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मालदीव में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास किस शहर में खोला गया था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कर दो इसका, जल्दी से बताओ कि आपका आंसर क्या है इसमें। मालदीव का पहला वाणिज्यिक दूतावास कहाँ पर खोला गया था, जल्दी से आप इसका आंसर दे दो। ये था अड्डू शहर में। कहाँ था साथियों, अड्डू शहर में था। कहाँ पर था, अड्डू शहर में, अड्डू शहर में ये पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया था मालदीव में, अड्डू शहर। मालदीव में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास अड्डू शहर में, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाला चैनल 8 डिग्री चैनल, और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको इस सभी समस्याओं के बीच में समझ में आ रहा होगा, आप मेरा साथ दे रहे होंगे, और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए मुझे सेशन कैसा लग रहा है। मैंने पड़ोस के बच्चों को पीट दिया, पड़ोस लड़ने के लिए आए, तो मैंने पूछा कि ये आपका बच्चा है, ठीक है। ये वाली वो बात होती है कि आंटियों की थोड़ी सी तारीफ की कर दे तो वो पिघल जाती है। इसी प्रकार मैंने पड़ोस के बच्चे को दुगनखोर तरीके से पिटाई कर दी, पड़ोसन लड़ने आ गई, तो मैंने पूछा कि ये आपका बच्चा है, तो उसने कहा, अब फिर मैंने उसके लिए एक तारीफ वाला पॉइंट फेंक दिया, और वो पॉइंट था आपकी तो इतनी उम्र ही नहीं लगती। बस लड़ाई वही ख़त्म हो गई और पड़ोसन अपने बच्चे को पीठ से पीटने लग गए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इसी के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ते जाना है, नोट करते हुए जाना है, सेशन को शेयर करते जाना है, ठीक है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बात करते हैं क्वेश्चन की। हाल में किस विश्वविद्यालय के इंजीनियर ने कार्बन नैनो ट्यूब से बिजली उत्पादन करने का एक नया तरीका खोजा है? अब हाल ही में कार्बन नैनो ट्यूब से क्या कर लिया, बिजली का उत्पादन खोज लिया है, तरीका खोज लिया है। किसने, कार्बन नैनो ट्यूब। अब कार्बन नैनो ट्यूब की हम बात करते हैं साथियों, तो कार्बन नैनो ट्यूब क्या होती है, नैनो ट्यूब का मतलब क्या समझते हो आप, ये बता दीजिए। नैनो ट्यूब जानते हो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ये होता है, आपको पता है ये होता है। अगर हम बात करते हैं 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 10⁻⁻ मीटर, मतलब 10⁻⁻ मीटर, याद है ना। और 1 मीटर की हम बात कर ले इसी में, तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1/10⁹ मीटर, नैनोमीटर, ये होगा, ठीक है। आपको ये सारी तथ्यात्मक जानकारी जो याद रखनी है, मतलब 1 नैनोमीटर की साइज होती है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होती है। इसी टेक्नोलॉजी के साथ अभी हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने कार्बन नैनो ट्यूब से, कार्बन की नैनो ट्यूब से बिजली उत्पादन करने का तरीका खोजा है, जिसमें हम बात करते हैं तो ये खोजा है साथियों MIT ने। किसने खोला है, MIT ने, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, क्या नाम है, मैसाचुसेट्स MIT, जो कि कहाँ की कंपनी है, ये है साथियों, कहाँ की IIT संस्थान है, ये अमेरिका की है, और विश्व की टॉप 3 लिस्ट में ये आई है। विश्व की टॉप 3 लिस्ट में ये MIT संस्थान आया है, अमेरिका का। पहला संस्थान आया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कौन आया है, पहला संस्थान कौन आया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है साथियों ना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में चलते हैं और बात करते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी से उत्पादन करने का नया तरीका किस यूनिवर्सिटी ने खोजा, MIT ने खोजा, जो कि कहाँ की है, ये है साथियों अमेरिका की। MIT यूनिवर्सिटी हम बात करते हैं तो इन्होंने अभी हाल ही में टीनी पार्टिकल्स पावर केमिकल्स रिएक्शन के द्वारा ये सारी चीज़ें कर ली है, जिसमें कि हम बात करते हैं कि बिजली कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम चलते हैं और बात करते हैं। तो नैनो पार्टिकल के माध्यम से प्लस माइनस और इलेक्ट्रॉन के माध्यम से क्या बनता
बनती है, बिजली बनती है। बिजली कैसे बनती है, जैसे कि सूर्य की गर्मी पड़ती है और सूर्य की गर्मी पड़ती है तो आपको पता है सोलर सिस्टम में कैसे बिजली आती है। सोलर ऊर्जा का पैनल देखा होगा, पैनल में सूर्य की किरणें आती है और किरणें के कारण लाइट बनती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, गर्मी उत्पन्न होती है और गर्मी के कारण क्या होता है, लाइट आती है और लाइट बनती है। इसी प्रकार आपने चंबल के किनारे कोटा में देखा होगा थर्मल पावर प्लांट बना हुआ है, जिसमें पानी भेजा जाता है और भाप के माध्यम से जो टरबाइंस वगैरह होती है, उन टरबाइंस वगैरह के माध्यम से बिल्कुल बहुत तेज प्रेशर में क्या उत्पन्न की जाती है, लाइट उत्पन्न की जाती है। किसी दिन बताएंगे कि टरबाइंस के माध्यम से लाइट कैसे उत्पन्न की जाती है, इसके बारे में एक सेशन लेके जरूर आऊँगा आपके लिए। तो ये नैनो पार्टिकल्स के माध्यम में, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से लाइट उत्पन्न करने का तरीका खोजा जाए और कार्बन के माध्यम से दुनिया का पहला तरीका होगा ये, जिसमें कार्बन के माध्यम से नैनो पार्टिकल्स से लाइट उत्पन्न की जाएगी। गुरुजी ये पढ़ा जा रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो साथियों इसके बारे में मैं बताऊंगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये MIT ने किया है और ये MIT की ये है माइकल स्टार्नो, क्या नाम है इनका, माइकल स्टार्नो, जो केमिकल इंजीनियर है। इन्होंने कार्बन से पहली बार नैनो टेक्निकल पर आधारित क्या किया है, लाइट बनाई है कार्बन की। कार्बन की हम बात करते हैं तो कार्बन के कितने प्रारूप है, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, ये किसके अप्रूप है, ये अप्रूप है साथियों किसके, कार्बन के। कार्बन के अप्रूप आप जानते हो, आपने साइंस में पढ़ा होगा। हम बात करते हैं, यदि कार्बन की हम बात करें तो कार्बनों को क्या करते हैं, जैसे कि कार्बन का पार्टिकल है, एक सेकेंड, जैसे कि ये कार्बन का पार्टिकल है, ये कार्बन के पार्टिकल्स है, ठीक है। इन पार्टिकल्स को ऐसे करके जोड़ दिया जाता है, इन्हें ऐसे करके जोड़ दिया जाता है, ऐसे करके जोड़ दिया जाए, ये जोड़ दिया यहाँ पर, ये कार्बन के पार्टिकल्स है, इनको जोड़ दिया गया है, ठीक है। इनको जोड़ दिया जाता है तो एक तरह से एक शीट का माध्यम बन जाता है, शीट बन जाता है, मतलब एक तरह से ऐसे हमारा ये लैपटॉप है, इसमें एक तरह से ऐसे शीट बन गई। किसकी शीट बन गई, कार्बन की शीट बन गई, है ना। आगे हम बात करते हैं तो ये कार्बन की शीट क्या कहलाती है, ये कहलाती है ग्रेफाइन शीट। क्या कहलाती है, ग्रेफाइन शीट। ग्रेफाइन शीट इसे कहा जाता है कि कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक साथ इकट्ठा करके एक शीट बना दी जाए, उसे बोला जाता है ग्रेफाइन शीट। अगर इसी शीट को क्या कर दिया जाए, मोड़ दिया जाए, जैसे कि ये शीट है और इस शीट को ऐसे करके मोड़ दिया जाए, है ना, इसे करके इसको शीट मोड़ दिया जाए, एक तरह से रोलिंग वाला सिस्टम हो जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये रोलिंग वाला सिस्टम हो जाए तो इस रोलिंग वाले सिस्टम की हम बात करते हैं साथियों, तो ये कहलाती है कार्बन नैनो ट्यूब। क्या कहलाती है, ये कार्बन नैनो ट्यूब। क्या कहलाती है, कार्बन नैनो ट्यूब। ग्रेफाइन शीट किसे कहते हैं, कार्बन के छोटे पार्टिकल्स को जोड़ दिया जाए तो उससे बनने वाली शीट तो ग्रेफाइन ट्यूब है, ग्रेफाइन शीट कहला जाता है। और इसको रोल्ड अप कर दिया जाए, घुमा दिया जाए ऐसे करके, तो ये कार्बन नैनो ट्यूब कहलाई जाती है। ये एक तरह से ऐसे नहीं लग रहा आपको, जैसे मछली पकड़ने का जाल होता है, लग रहा है नहीं लग रहा है, बताओ किस किस को लग रहा है, मछली पकड़ने का जाल, ये मछली पकड़ने के जाल की तरह ये लग रहा है आपको ना। तो ये कहलाता है साथियों, क्या कहलाता है, ये कहलाता है कार्बन नैनो ट्यूब। अब ये कैसे कार्बन नैनो ट्यूब कहलाएगी, तो हम बताते हैं इसमें क्या होगा, ठीक है। इसमें बताने की जो बात करते हैं तो प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक स्टोव की हम बात करते हैं। जैसे कि आप बात करते हो, जैसे कि आप कैफेटेरिया या कैंटीन में जाते हो, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हो, प्रेमी युगल्स को देखते हो ना, जोड़े को देखते हो, नया प्यार, है ना। वो प्रेमी युगल क्या करते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक लेंगे और एक कोल्ड ड्रिंक लेके उसमें क्या करते हैं, वो डालते हैं स्ट्रोब, जो स्ट्रोब के बाल करता है, छोटी सी नलची टाइप होती है, जिससे वो आराम से क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना। वो कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं उसे बोला जाता है प्लास्टिक स्ट्रॉ। क्या बोला जाता है, प्लास्टिक स्ट्रॉ। किसने पी है ये बता दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से, किसने पिया है। जो भी प्रेमी युगल पीता रहता है, कपल्स पीता रहता है, जो अपने संस्कारी और इसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं खुले में बैठकर, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ ना। इसको बोला जाता है प्लास्टिक ट्यूब स्टॉप। ऐसा लगता है जैसे छोटा बच्चा जूस पी रहा हो, है ना। किसने देखा है, उससे भी ये क्या करते हैं, उससे भी ये 10 टाइम्स, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, उस नलची से भी 10 टाइम्स की हम बात करते हैं। उस 10 टाइम्स ये क्या होती है, छोटी होती है। 10 टाइम्स मतलब छोटी होती है। वो नलची होती है ना इस तरह की, उससे भी छोटी छोटी होती है। इतनी छोटी होती है कि आंखों से भी देखना मुश्किल होता है। अब देख लो तो माइकल साहब ने इसमें भी क्या कर लिया, इसमें भी ये तरीका खोज लिया लाइट बनाने का, बिजली उत्पादन करने का। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कार्बन के द्वारा, नैनो पार्टिकल्स के द्वारा इसमें ये उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी।
अगर इसमें मैं बात कर लूँ, आपको आगे चलते हैं और इसमें बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि सर ये पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें तो हमें समझ में आ रही है, ठीक है, अमेरिका ने, MIT ने ये विकसित भी कर लिया, लेकिन इसका जो बात करते हैं, जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे उनका एरिया विकसित होगा, जितना छोटे पार्टिकल्स होंगे उतना एरिया उनका विकसित होगा। अरे गुरुजी पगला तो नहीं गए हम, क्या छोटे बच्चे हमें समझा रहे हो? आपका जो बात कर रहे हो छोटे पार्टिकल्स होंगे उनका एरिया बड़ा होगा, कैसे होगा? अरे गुरुजी सुनो, बच्चों सुनो, देखो क्या होता है, जैसे कि मैं हूँ, ये पेन है, ठीक है, अब मेरा एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना एरिया होगा, छोटा बच्चा हूँ मैं तो, है ना, तो मेरा एरिया मान के चलो, आप बोलोगे गुरुजी आपका एरिया तो इतना है कि गिरिराज जी की परिक्रमा लगा ली है 21 किलोमीटर की, उनके बराबर तो आपकी शायद दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है साथियों, जैसे कि मेरा सरफेस एरिया मानता हूँ मैं 2 मीटर मेरा सरफेस एरिया है और इस पेन का सर्विस एरिया है। अगर मेरा एरिया की बात करते तो 2 मीटर सरफेस एरिया है, अगर मुझे बीच में से काट लिया जाए, ऐसा मत करना, आपको जेल हो जाएगी, है ना, काटना नहीं है, बता रहा हूँ, है ना, ये इसकी बात करें अपन, मेरे को बीच में से काट लिया तो मेरा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। फिर अगर ऊपर से काट लिया गया तो इधर से भी काट लो, इधर से भी काट लो, मौज कर दी गुरुजी ने, इधर से भी काट लो, फिर सरफेस एरिया बढ़ गया, फिर उसके भी टुकड़े कर दो, उसके भी टुकड़े कर दो, फिर आपका सरफेस एरिया बन गया। तो इसी प्रकार कार्बन में होता है, जैसे आप काटते जाओगे तो उसमें वॉल्यूम और उसका एरिया बढ़ता जाएगा। इसी के आधार पर जो हमने बात करते हैं इस कार्बन नैनो ट्यूब की, इस कार्बन नैनो ट्यूब में मैंने बताया आपको साथियों, तो ये 10 टाइम्स उस नली की जो प्लास्टिक स्ट्रॉप होती है उससे भी 10 टाइम्स क्या होती है कि ये कम होती है, मतलब उससे भी ये छोटी होती है। और ये किसने किया है? अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी ने किया है। अब ये काम क्या करेगी साथियों, तो ये देखो आपको यहाँ पर साइज दे रखी है 10 मिलियन टाइम्स, सॉरी 10 मिलियन टाइम्स होती है, 1 सेकेंड, 10 टाइम्स नहीं 10 मिलियन टाइम छोटी होती है। अब देख लो कितना छोटा होगा, मतलब एक तरह से क्या होता है, आंखों से भी दिखाई नहीं देता, है ना। ये सारी चीज़ें ये कार्बन नैनो ट्यूब के स्ट्रक्चर में आपके सामने लेकर आया हूँ। अब इसमें क्या होगा साथियों, तो ये कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। ये मैडम है जिन्होंने क्या बोला गया है कि ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। अब मैं बताऊं, जैसे कि आपको ये कंप्यूटर लैपटॉप दिखाई दे रहा है, इस कार्बन नैनो टेक्निकल के माध्यम से क्या होगा, एक दिन क्या होगा कि इतना छोटा प्रोग्राम कंप्यूटर बना दिया जाएगा जो कि आपके अंगुलियों में चलेगा। ये विकसित किया जा रहा है साथियों, रिसर्च की जा रही है। कार्बन नैनो जो पार्टिकल्स है इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, इसी के लिए ये ट्यूशन लिया जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसी के लिए यूज की जा रही है। आपको एक सेकेंड, ठीक है। तो ये कार्बन नैनो पार्टिकल्स के माध्यम से क्या किया जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें कि क्या कंप्यूटर को आप अंगुली में चला सकते हो और कंप्यूटर में इन अंगुलियों को आप क्या बना सकते हो, इसको बना लो माउस, इसको बना लो कीबोर्ड, इसको बना लो स्क्रीन, ऐसे करके सारे सिस्टम आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आपको पता होगा पहले कितना कंप्यूटर कितना बड़ा होता था, फिर छोटा आया, फिर टैबलेट आ गए, फिर मोबाइल आपको देख रहे होंगे। इन सभी चीज़ों में किसका उपयोग किया जा रहा है, कार्बन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा भविष्य में कि आप अंगुली में अपने कंप्यूटर को लेके बैठ जाओगे। इसीलिए ये कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है भविष्य में, जो कि मैंने बता दिया। इन सब का कैसा माध्यम होता है, कैसे ये काम करती है, इसमें PDF में सारी चीज़ें दी हुई है। इनकी तरफ ध्यान मत दो, मैं बता दूं आपको, तो इन मैडम के द्वारा इनकी तरफ ध्यान मत दो, गलत बच्चे है ना। ये सारी चीज़ें, ये रोबोट बनाया गया था, इन रोबोट के सिस्टम से आपको पता है कितनी सारी चीज़ें काम की जा रही है। ये सूक्ष्म कण होते हैं कार्बन के, जो चारों तरफ क्या होते हैं, तरल के साथ फैले होते हैं और तरल के साथ फैले होते हैं, करंट बना सकते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों की हमने बात कर ली, इस PDF में आपको सारी चीज़ें दी हुई है, आप इनको देख लेना। और ये ट्यूशन बात करते हैं किस में आया हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्यों था, देखिए आप, ये ट्यूशन आया था साथियों UPSC IAS प्रीलिम्स 2020 में। आपके सामने ये ट्यूशन एग्जाम फेक में लेके आ रहा हूँ, गूगल सर्च मान लेना। एक क्वेश्चन आया था जिसमें दिया हुआ था विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में इसमें समझाना था। और एक कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में सारी चीज़ें कंसीडर की गई है कि क्यों इंपॉर्टेंट है और ये ह्यूमन बॉडी में इसका इफेक्ट क्या होता है, ये क्यों सही है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या, सकारात्मक और नकारात्मक क्या क्या इसके इफेक्ट है, इन सभी चीज़ों को इसमें दिया हुआ था। दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड द एंटीजन इन द ह्यूमन बॉडी, और साथ के साथ में दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलर्स फॉर इंजर्ड पार्ट टू द ह्यूमन
बॉडी के 5-4 तथ्यात्मक है, इनके बारे में बताना था कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। और ये बात हो रही है किस टॉपिक के बारे में हो रही है, कार्बन नैनोट्यूब्स के बारे में बात हुई थी, इसी कारण इस साल में लेकर आया हूँ। हो सकता है IAS 2021 में प्रीलिम्स में ये एग्जाम में ये पूछा जा सके, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है ना। पेट्रोल 105 रन बनाकर खेल रहा है, वहीं दूसरी छोर से डीजल भी शतक लगाने में मात्र 2 रन पीछे है। इससे पहले पारी में सरसों ने नाबाद दोहरा शतक मारते हुए 200 रन पूरा कर लिए। ये इस मैच में रोमांचक खेल पहली बार में देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी कि अब हाल में जो बेरोजगारी इकोनॉमी जो सिस्टम है, साथ के साथ हम बात करते हैं महंगाई की तो कितनी बढ़ती जा रही है, सभी साथी अच्छी तरह से परिचित होंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो एक बार मुझे बता दीजिए कि सर आपका जो एक कंटेंट है लेवल का तो है, लेकिन हमें समझना भी है और हमें सीखना भी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा लेवल से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें प्रयास करो कि हमें सोचने समझने की बुद्धि अपने अंदर आए और हम इस लेवल का पढ़ सकें, ताकि एग्जाम में कोई सा भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए। साथियों ऐसा नहीं कि आपके क्वेश्चन तथ्यात्मक आ जाए, डायरेक्ट पूछ लिया जाए राजस्थान की राजधानी क्या है या छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, कोसना नेशनल पार्क कहाँ है। ये जमाने गए, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कंपटीशन को देखते हुए क्वेश्चन इस टाइप से बनाए जाएंगे कि बच्चा उस लेवल तक पहुंच भी नहीं पाता, और उस लेवल तक पहुंचने नहीं पाने के कारण बच्चा बोलता है मैंने तो इतनी पढ़ाई की थी गुरुजी, इतनी पढ़ाई की थी, सब पढ़ लिया था, फिर भी मेरे को तो एग्जाम में बैठा ही नहीं। अरे यार, एग्जाम में बैठने के लिए तुम उस लेवल तक पहुँचो एक बार, और उस लेवल के लिए मैं सारा कंटेंट जो होता है ना करंट अफेयर्स का, मेरे 10 क्वेश्चन कम पड़ जाते हैं। उन क्वेश्चन को मैं देखने के लिए सारी चीज़ें लेकर आता हूँ। आपको पता है अगर इस लेवल से आप पढ़ते गए, नोट करते गए, तो आंसर देते जाओ। अगर आपने ये सारी चीज़ें की ना साथियों, तो सच बता रहा हूँ आप एक दिन बिल्कुल सक्सेस हो जाओगे। आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो कि इंपॉर्टेंट है। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी होगी? तो अभी हाल में देश की पहली इलेक्ट्रिक की बात करते तो इलेक्ट्रिक से चलने वाली व्हीकल्स होगा, इलेक्ट्रिक से चलने वाला व्हीकल्स होगा। और ये अभी हाल में किस सिटी में लागू किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों केवड़िया में ये लागू किया गया। अब केवड़िया की हम बात करते हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध स्थल है केवड़िया, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी कितने किलोमीटर की है? सबसे बता दो। नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही है, कितने किलोमीटर की नर्मदा नदी है, ये सारी चीज़ें अभी बताते हैं। तो नर्मदा नदी की लंबाई की हम बात करते हैं तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात करते हैं भारत में तो 5th नंबर की लॉन्गेस्ट नदी है। 5th नंबर की ये क्या है? लॉन्गेस्ट नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ पर निकल रही है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से ये निकल रही है। मध्य प्रदेश से ये निकल रही है नर्मदा नदी। ये तो निपटारा हो गया नर्मदा नदी के बारे में। 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 5th लॉन्गेस्ट नदी है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ MP से ये निकल रही है। और ये जाकर कहाँ गिरते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। केवड़िया गुजरात की हम बात करते हैं तो केवड़िया गुजरात नर्मदा नदी के किनारे क्यों प्रसिद्ध है? तो साथियों ये अभी हाल में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए देश की पहली सिटी बन गया है, इसलिए भी प्रसिद्ध हो गया। साथ ही हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हम बात करते हैं। किसकी प्रतिमा है यहाँ पर? तो यहाँ पर प्रतिमा है साथियों वल्लभ भाई पटेल की। किनकी? वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर प्रतिमा है। वल्लभ भाई पटेल जी की यहाँ पर प्रतिमा कितने मीटर की ऊंचाई की है? तो 182 मीटर की यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो कि 182 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो ये किसने बनाई थी? इसके वास्तुकार की हम बात करते हैं तो वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार थे साथियों राम सुतार जी। कौन थे? राम सुतार जी इसके वास्तुकार थे। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसने बनाई थी? राम सुतार जी के वास्तुकार थे। और किसकी प्रतिमा है? वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर, जो कि केवड़िया गुजरात में स्थित है। गुजरात के आगे हम बात करते हैं तो साथियों देखो गुजरात लेके चलता हूँ आपको। तो ये देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। अगर हम बात करते हैं गुजरात की तो गुजरात जो तटीय सीमा की बात करते हैं, गुजरात में तटीय सीमा की हम बात करते हैं तो गुजरात की तटीय सीमा भारत में सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है। तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो ये है गुजरात। सबसे
लंबा सबसे बड़ा तटसीमा वाला राज्य गुजरात है। आगे हम बात करते हैं तो विश्व में किसकी तटसीमा ज़्यादा है, तो विश्व में बात करते हैं तो किसकी है, कनाडा की है। किसकी है, कनाडा की है। अगर भारत की बात करते हैं तो गुजरात की तटसीमा बहुत बड़ी है, और विश्व में बात करते हैं तो कनाडा की बहुत बड़ी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हमने बात कर ली, राम सुतार जी इसके क्या है, वास्तुकार है। इनकी 182 मीटर की है ऊंचाई है। केवड़िया गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे ये स्थित है। नर्मदा नदी आपको दिखाई दे रही होगी, ये नर्मदा नदी आपको इधर दिखाई दे रही होगी, नर्मदा नदी के किनारे ये स्थित है। अगर हम बात करते हैं तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा राजस्थान में कौन कौन सी है, तो राजस्थान में हम बात करते हैं तो स्टैच्यू ऑफ पीस है। कौन है, स्टैच्यू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ पीस की हम बात करते हैं तो ये राजस्थान की है। राजस्थान की कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ पीस है। स्टैच्यू ऑफ पीस की हम बात करते थे राजस्थान की है, और राजस्थान में बात करते तो स्टैच्यू ऑफ पीस किस पर, कहाँ पर है, तो ये पाली राजस्थान पे। कहाँ पर है, पाली राजस्थान में। ये सारी कंटेंट जो है आपको ध्यान रखना है, साथ ही स्टैटिक जीके का ये पार्ट बनता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो कहाँ है, गुजरात में, केवड़िया गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ है, पाली राजस्थान में। यहाँ पर किसकी मूर्ति है, यहाँ पर है वल्लभ जी की। वल्लभ जी की बात करते हैं, गुरु वल्लभ जी की यहाँ पर क्या है, मूर्ति है। पाली राजस्थान की हम बात करते हैं, और हम बात करते हैं इनके बारे में। ये सारी चीज़ें आपको नोट कर ली होगी, उम्मीद करता हूँ नोट कर ली। तो हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इन्होंने क्या किया था, कराची अधिवेशन का क्या किया था, अध्यक्षता की थी। कराची अधिवेशन की बात बताऊँ आपको, तो कराची अधिवेशन की बात देखिए, आपने नोट कर लिया तो देखो, नोट करने के बाद इन्होंने क्या किया था, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कराची अधिवेशन की इन्होंने क्या किया था, अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। और कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। लाहौर कराची में ये हुआ था 1931 में, जिसकी इन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता की थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आपको पता होगा, देशी रियासतों को मिलाने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। 1931 में ये किया गया था लाहौर में कराची अधिवेशन, जहाँ पर महात्मा गांधी जी को क्या दिखाए गए थे, महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। महात्मा गांधी जी को क्या दिखाए गए थे, काले झंडे दिखाए गए थे। किसके लिए, काले झंडे क्यों दिखाए गए थे, बताइए। काले झंडे इसलिए दिखाए गए थे, याद है आपको याद होगा कि 23 मार्च 1931 की हम बात करते हैं। पता है साथियों, भगत सिंह को फांसी हुई थी। महात्मा गांधी जी चाहते तो उस भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे, महात्मा गांधी जी ने नहीं किया। इसी के कारण वहाँ के जो थे ना, जो बात करते सिख धर्म के इनके, उन्होंने काले झंडे दिखाए थे महात्मा गांधी जी को कराची अधिवेशन में 1931 लाहौर में हुआ था। महात्मा गांधी जी की हम बात करते हैं तो उन्होंने एकमात्र 1924 में बेलगांव अधिवेशन, याद है, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो महात्मा गांधी जी का एकमात्र अध्यक्षता की थी। इन्होंने बेलगांव कांग्रेस जो अधिवेशन होते थे इनकी अध्यक्षता की थी। ये थे बहुत साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत ही जाने माने हस्ती है। इनका जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है केवड़िया गुजरात में बनाई गई है। ये देखो केवड़िया गुजरात में, आपको पूरा सीन दिखाई दे रहा होगा। महात्मा इसकी जो बात करते हैं, इसका उद्घाटन कब किया गया था केवड़िया गुजरात में, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में छाप दो। केवड़िया गुजरात में कब इसका ये किया गया था, उद्घाटन किया गया था, बताइए जल्दी से। इसका उद्घाटन कब किया गया था, बताइए। इसका उद्घाटन कब किया गया था साथियों, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये देखिए, आपको ये बताता हूँ मैं, एक सेकेंड। इसके अलावा फोटो ये रहा, ये है नर्मदा नदी की हम बात करते हैं तो देखो आप, ये देखो आपको नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताते हैं। मैंने आपको 1312 इसकी क्या बता दी, लेंथ बता दी, 1312 किलोमीटर। आइए बात करते हैं। देखो ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ये क्या है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ है, एमपी में। यहाँ से ये निकलती है और यहाँ से होती हुई ये गल्फ ऑफ खंबात है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये देखो आप, ये सारी चीज़ें आपको मैं लेकर आया हूँ। ये जो नर्मदा नदी है उसका एक मैप है, उसका जो चलती है वो कहाँ से, अमरकंटक से खंबात ऑफ खाड़ी में ये चलती है। इसकी जो बात करते हैं, इसका उद्घाटन हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को। कब हुआ था साथियों, 31 अक्टूबर 2018 को इसका क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन थे, तो वह वास्तुकार थे राम सुतार जी। कौन थे साथियों, राम सुतार जी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस 21 की अध्यक्षता की थी, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर बनाई गई है, तो ये केवड़िया गुजरात में बनाई गई है। कौन सा द्वीप है, बताइए साथियों, कौन सा द्वीप है,
बताइए कौन सा द्वीप है? केवड़िया गुजरात में कौन सा द्वीप है? साधु बेट द्वीप। याद है आपको? भूल गए? ये याद है, साधु बेट द्वीप याद है? साधु बेट द्वीप यहाँ पर स्थित है, साधु बेट द्वीप। ये ध्यान रखना है आपको, पूरी तथ्यात्मक जानकारी है केवड़िया गुजरात के बारे में। आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो अभी हाल में 6 जून 2021 को किसने महिलाओं की 10,000 मीटर, किसकी 10,000 मीटर की जो दौड़ हुई थी उसमें नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। और ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है साथियों शिफाना हसन ने। किसने बनाया है? शिफाना हसन ने। अभी हाल ही में 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर की दौड़ में शिफाना हसन ने अभी हाल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बनाया है? तो ये अभी हाल ही में 10 किलोमीटर की जो रेस है उसमें इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 29 मिनट में, 29.6 मीटर में, 29 मिनट 6 सेकंड में ये रिकॉर्ड बनाया है। और ये 29 मिनट 6 सेकंड में इन्होंने पूरी कंप्लीट कर ली 10 किलोमीटर की दौड़ शिफाना हसन जी ने। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया अल्माज अयाना का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। किन्होंने तोड़ दिया? अल्फाज अयाना का रिकॉर्ड। तो जिन्होंने तोड़ दिया शिफाना हसन ने। और शिफाना हसन ने 10 किलोमीटर की जो दौड़ है ये कंप्लीट कर ली है कितनी मिनट में? 29 मिनट में। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 29 मिनट 6 सेकेंड में जो बात कर ली इन्होंने। और ये कहाँ की है? तो ये साथियों शिफाना हसन नीदरलैंड हॉलैंड की। कहाँ की है? नीदरलैंड हॉलैंड की। कहाँ की है? नीदरलैंड हॉलैंड की ये खिलाड़ी है और दाविका है। और हम बात करते हैं अल्फाज अयाना। इनका रिकॉर्ड था 29 मिनट 17 सेकंड का। किनका था? 29 मिनट 17 सेकंड का इनका रिकॉर्ड था। और इनका जो रिकॉर्ड था हम बात कर रहे हैं 29 मिनट 6 सेकंड में इन्होंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। ये ध्यान रखना है कि 10 किलोमीटर की दौड़ का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किनके नाम है? शिफाना हसन का। पहले किनके नाम था? अल्माज अयाना के नाम था, है ना। ये देखो, ये है शिफाना हसन जो इन्होंने अभी हाल में 29 मिनट 6 सेकंड में ये कंप्लीट की है। ये कौन है साथियों? इनके बारे में बताइए। ये साथियों कौन? हिमा दास। कौन है ये? हिमा दास। और हिमा दास जो धाविका है इनको बोला जाता है डिंग एक्सप्रेस। क्या बोला जाता है? डिंग एक्सप्रेस इनको बोला जाता है। और ये बनाई गई है असम की DSP। क्या बनाई है? DSP ये बनाई गई है साथियों। ये असम की DSP बनाई गई है हिमा दास जी को। किसको? जिनको डिंग एक्सप्रेस बोला जाता है ना। ये सारी चीज़ें आपको तथ्यात्मक जानकारी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तो ये मैडम है दूती चंद। इनका नाम क्या है? दूती चंद। क्या नाम है? दूती चंद। और ये मैडम को क्या मिला गया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा वीरानी पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? वीरानी पुरस्कार दिया गया है। और ये दूती चंद वीरानी पुरस्कार इनको दिया गया है। इन मैडम को दूती चंद इनका नाम है। हिमा दास बात हो गई, शोभिना हसन की बात हो गई और हम बात कर ले दूती चंद की बात कर ली। ये देखिए आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में ध्यान देना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। हाल ही में असम सरकार ने किस एथलीट को DYSP का पद दिया गया? असम ने दिया गया था हिमा दास को। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने वीरानी पुरस्कार, क्या वीरानी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? दूती चंद को किया गया है। मैंने बता दिया आपको। डिंग एक्सप्रेस हिमा दास जी को। आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड में किस देश के सहयोग से हिम तेंदुआ होले होले से हवा लगती है? वो वाले क्वेश्चन आपने सुना होगा गाना। हिमा उत्तराखंड आप जानते हो, उत्तराखंड पहाड़ों के बीच में एक बहुत बड़ी सिटी है ना। सारी चीज़ें आपको ध्यान होगी। और उत्तराखंड में तेंदुआ संरक्षण केंद्र का जो लागू किया गया है जो नीदरलैंड के सहयोग से किया गया है। नीदरलैंड के सहयोग से ये किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो बात करते हैं हैग नीदरलैंड में स्थित है। हैग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। ये सारी जानकारी आपके लिए लाई जाती है और आपको अच्छा लगता है तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, गुरुजी मजा आ रहा है, मौज कर दिया आपने। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स कर दो और शेयर कर दो दबाकर। आगे चलते हैं, इसी में बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में 7 जून को 2021 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कौन सी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो कल्याण अन्न योजना है, अन्न योजना की अब बात करते हैं तो ये स्टार्ट कब की गई थी? ये कोरोना महामारी के चलते हुए 2020 में स्टार्ट की गई थी। भैया तगड़ा वाला पेन केस था ना।
ये की गई थी साथियों कब, तो ये स्टार्ट की गई थी कब, तो ये स्टार्ट की गई थी 2020 में, कोरोना के चलते हुए 2020 में स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या हुआ था कि जब भी स्टार्ट की गई थी मार्च में स्टार्ट की गई थी। मार्च में कब स्टार्ट की गई थी, 25 मार्च 2020 में स्टार्ट की गई थी, 25 मार्च 2020 में स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या किया जा रहा था, 5 kg चावल और अनाज दिया जा रहा था, 5 kg चावल और अनाज दिया जा रहा था। इसको पहले 3 मंथ के लिए बढ़ाया, 3 मंथ के लिए बढ़ाया, मतलब उनको बढ़ा दिया था। 5 के बाद जुलाई, जून जुलाई अगस्त यहाँ तक ये चली, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या बनाया, अप्रैल मई जून जुलाई तक ये बढ़ा दी गई थी, फिर नवंबर तक बढ़ाया, और अभी हाल ही में इसको वापस दूसरी लहर को देखते हुए, दूसरी लहर जो कि अभी कोरोना की चली थी और लॉकडाउन की बात करते हैं तो लॉकडाउन लग गया था, तो इसको बढ़ाकर नवंबर 2021 तक कर दिया है। कब तक कर दिया, नवंबर 2021 तक कर दिया है, 2021 तक कर दिया है। और इसमें क्या दिया जाता है, 5 kg चावल और अनाज इसमें दिया जाता है। मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्टार्ट की गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में। तो आगे देखो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, जिसमें सभी जो बात करते हैं फार्मर्स, उमेश, जनधन अकाउंट होल्डर्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। और ये बात की गई थी कब, ये बात की गई थी साथियों 2020 मार्च में। बात पता है आपको, 22 मार्च को क्या लगा था, 22 मार्च को लगा था जनता कर्फ्यू। क्या लगा था, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था। क्या लगा था, जनता कर्फ्यू लगा था। सब बच्चों ने क्या किया था, सब बच्चों, महिलाओं, इन्होंने क्या किया था, बहुत जोर जोर से थालियां बजाई थी। याद हो आपको, संडे का दिन, 2020 कोरोना का टाइम। जनधन योजना कब स्टार्ट की गई थी, 28 अगस्त 2014 को ये जनधन योजना की गई थी। इसकी बात करते तो ये वित्तीय समावेशन के लिए स्टार्ट की गई थी। किसके लिए, वित्तीय समावेशन के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए स्टार्ट की गई थी जनधन योजना। और ये कब की गई थी, 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी। साथियों एनटीपीसी प्री के एग्जाम में कोई ना कोई, किसी न किसी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था योजनाओं से संबंधित। और ध्यान दीजिएगा, जब भी एनटीपीसी मेंस का एग्जाम होगा ना, तो इन क्वेश्चन को टपकता हुआ आप देख लीजिएगा। ये बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल छपेगा किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो आपका पुलिस का हो या पटावर का हो या फिर आपका एनटीपीसी हो, ठीक है। उज्ज्वला योजना की हम बात करते हैं, जिसमें एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराई गई थी महिलाओं के लिए। और ये स्टार्ट की गई थी 1 मई 2016 को। कहाँ से स्टार्ट की गई थी, वलिया यूपी से। कहाँ से, वलिया ग्राम यूपी से ये स्टार्ट की गई थी। और ये इसका नाम है एलपीजी गैस कनेक्शन के बारे में ये योजना थी, उज्ज्वला गैस योजना। हर घर में क्या होगा, स्वच्छ ईंधन और स्वस्थ जीवन उसका उद्देश्य था। स्वच्छ ईंधन और स्वच्छ जीवन, स्वच्छ ईंधन और स्वच्छ जीवन। क्या बात करते हैं इसमें, स्वच्छ ईंधन और स्वच्छ जीवन, ये सारी बात इसमें बोली गई थी। मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर 2014 को इसकी स्टार्ट हुई थी। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष, जो किससे संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। कब से, टीकाकरण से ये संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015, कब से, 22 जनवरी 2015 से स्टार्ट की गई थी। और ये कहाँ की गई थी, पानीपत हरियाणा से। कहाँ से की गई थी, पानीपत हरियाणा से ये योजना स्टार्ट की गई थी। तो साथियों पांचों योजना आपको ध्यान रखनी है। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन के लिए। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, जिसमें हमने बात की एलपीजी गैस कनेक्शन की। मिशन इंद्रधनुष की हम बात करते हैं, जो 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट की गई थी। और 25 दिसंबर 2014 की बात करते हैं तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। क्या मनाया जाता है, सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये सुशासन दिवस किसके याद में, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मनाया जाता है। अगर इसी में बात करते हैं तो आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी की हम बात करेंगे। रुको एक सेकेंड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी पानीपत हरियाणा से। और 25 दिसंबर में सुशासन दिवस मनाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी के याद में ये मनाया जाता है। रोहतांग जो सुरंग का आपने नाम सुना होगा, रोहतांग सुरंग, उसको नाम बदल के क्या कर दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया गया है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर। कितनी है, 9.02 किलोमीटर। रोहतांग सुरंग जो कि हम बात करते हैं, इसका अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया है। आप देख लो, इतना स्टैटिक जीके का पार्ट है जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेगा।
किसी मेरे प्यारे छात्र ने यदि नोट कर नहीं कर रखा हो तो नोट कर लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप नोट करते जा रहे हो और अपने इरादों को लेकर बुलंद हौसलों के साथ आप पढ़ते जा रहे हो तो एक ना एक दिन आपको बिल्कुल सक्सेस मिलने वाली है। हम ट्यूशंस को जो पार्टिकल डिवाइड करते हैं, 2 ट्यूशन यूपीएससी लेवल से, 2 ट्यूशन आपके आरएस लेवल से, 2 ट्यूशन आपके स्टेटिक सेंट्रल लेवल का जो पार्ट होता है उसके अनुसार इन ट्यूशनों को इस डिवाइड किया जाता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी ट्यूशन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। बस आपको पेशेंस के साथ और धैर्य के साथ सेशन को देखते रहना है। सभी साथियों को एक बार सेशन के बारे में बताना है, कंटेंट के बारे में बताना है और पढ़ने रोज आना है, साथ के आपके साथियों को लेकर आना है और नोट्स बनाते रहना है। उम्मीद करता हूं अगर आप मेरे प्यारे साथी हो, प्यारे दोस्त हो, प्यारे विद्यार्थी हो तो इस सेशन को सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे और अगर आपको समझ में आया है तो एक बार इस सेशन को धमाकेदार शेयर करके मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब जरूर दीजिएगा। सर समझ में आया है, आपकी जो भी परेशानियां उनको जल्दी से सोल्व किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं इसमें। तो साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए एलपीजी गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत, और हमने ये बात कर ली इंडिया का मैप है, ठीक है। अभी हाल ही में किस देश ने एंटी ट्रस्ट मामले में, क्या नाम है साथियों, एंटी ट्रस्ट मामले में गूगल पर, किस पे भैया, गूगल पर कितना मिलियन का, 220 मिलियन यूरो का, 220 मिलियन यूरो का क्या कर दिया, जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में एक एंटी ट्रस्ट मामले में गूगल पर 220 मिलियन यूरो का क्या लगाया है, अभी हाल ही में क्या लगाया है साथियों, जुर्माना लगाया है। एंटी ट्रस्ट मतलब क्या होता है, बेवफाई। क्या होता है एंटी ट्रस्ट का मतलब, बेवफाई। और बेवफाई का नाम सुनते ही गूगल में जैसे बेवफा सॉन्ग डालोगे ना, हजारों हिंदी गाने आपको उपलब्ध हो जाएंगे बेवफा के बारे में, ठीक है। आपको भी पता होगा, एक गाना सुना दो, ठीक है। एंटी ट्रस्ट मामले में तो ये होता है एक तरह से बेवफाई किसने की, गूगल ने की। किसके साथ की, तो ये कि आपके साथ, हमारे साथ और सबके साथ। गूगल की यही कमजोरी है कि वो बेवफाई ज़्यादा करता है। आपको पता है कि हम गूगल की बुराई कर रहे हैं, गूगल के ही प्लेटफॉर्म में आकर, जिसकी हम बात करें, गूगल का प्लेटफॉर्म यूट्यूब में आकर, जो कि हमारे अभी हाल में माई बाप बने हुए हैं, जिसके द्वारा हमारी कमाई होती है, इन्हीं पे आकर उसके बारे में बुराई करती है। ये गूगल का अच्छा इफेक्ट भी होता है। गूगल की अच्छी बात भी है कि एक तरह से गूगल में लोकतंत्र है, गूगल के चैनल में आकर गूगल की बुराई करना, है ना। तो गूगल ने अभी हाल में एंटी ट्रस्ट मतलब बेवफाई कर दी है, और ये किसके साथ की है, हम सब लोगों के साथ की है, और इसी कारण उसको जुर्माना भुगतना पड़ रहा है, फाइन भुगतना पड़ रहा है। कितने का, 200 मिलियन यूरो का भुगतना पड़ रहा है। और ये एंटी ट्रस्ट मामले का जो जुर्माना लगाया है, फाइन लगाया है, किसने लगाया, तो साथियों यह लगाया फ्रांस ने। किसने लगाया, फ्रांस ने जुर्माना लगा दिया है गूगल पर। और गूगल ने भी ले बेटा ले, मौज कर, तू ले ले 220 मिलियन यूरो ले ले। आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं डिटेल्स में। तो देखो ये है गूगल, और गूगल की हम बात करेंगे उससे पहले देखो, गूगल टू आवर होल एंड बिजनेस, गूगल टू आवर होल एड बिजनेस, क्या नाम है, एड बिजनेस। तो एडवर्टाइजमेंट है जो धमाकेदार गूगल में आते हैं, चाहे आप यूट्यूब खोलो, चाहे आप कोई भी फेसबुक खोलो, सब में गूगल के ऐड आते हैं। गूगल के ऐड कहाँ से आते हैं, इसके अलावा जो भी आपको द्वारा जो बड़ी बड़ी कंपनियों के आप ऐड देखते हो, ये ऐड सिस्टम होता है। इसी के साथ, इसी की वजह से गूगल को ये करना पड़ा है, फाइन पे करना पड़ा है। पे फाइन इन फ्रेंच एंटी ट्रस्ट DEAI, क्या है, DEAI, इनको ये फाइन दिया गया है। वो ये कितना फाइन दिया गया है, तो 268 मिलियन डॉलर बात कर लो, या 220 मिलियन यूरो की बात कर लो, या तो 268 मिलियन डॉलर की बात कर लो, या 200 मिलियन यूरो की बात कर लो। इतना फाइन दिया है गूगल ने। किसको दिया है, तो यूरो, जो फ्रांस की एंटी ट्रस्ट जो कंपनी एजेंसी है, उनको दिया गया है। ये भैया सुंदर पिक्चर है भाई साहब। आजकल तो इतने थके हुए हैं, इतने पैसे कमा लिए, मेरे से भी कमज़ोर लग रहे हैं, है ना, लग रहे नहीं लग रहे, आपको बताओ, ये मेरे से भी कमज़ोर लग रहे हैं। सुंदर पिक्चर जो गूगल के CEO है, या भारत के निवासी है, गूगल के CEO, इन्होंने अभी हाल ही में ये सारी चीज़ें बात बोली हुई है। आगे बात चलते हैं इसमें। तो ये लगाया गया है, ये मैडम है, इनका नाम है इसाबेली दे सिल्वा। क्या नाम है, इसाबेली दे सिल्वा। और ये कहाँ की है, ये है दोस्तों फ्रांस की, इनके द्वारा ये लगाया गया है एड एक्सचेंज के बारे में गूगल पर जुर्माना। अब ये जुर्माना जो लगा दिया गया है गूगल के बारे में, क्यों लगाया गया है, तो आपको पता है, मैं एक ऐड के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक ऐड के माध्यम से देखो, ये समझिए, आपको सामने एक स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, देखो आप। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एप्पल का, किसका दिखाई दे रहा है, एप्पल का ऐड दिखाई दे रहा होगा। मैंने जैसे ही यहाँ पर गया, यहाँ पे डाला iPad एप्पल, क्या डाला,
आईपैड एप्पल, आईपैड एप्पल डालते हैं, गूगल ने यहाँ पर एप्पल आईपैड के बारे में, प्रो के बारे में पूरी जानकारी दे दी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसमें इस साइड में, तो गूगल ने यहाँ पर दे दिया आईपैड एप्पल और यहाँ पर नीचे दिया होगा साथियों, देखो एक सेकेंड, देखो समझने की कोशिश करना, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन साथियों यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एड, क्या दिया हुआ है, एड, यहाँ पर भी दिया हुआ है एड, क्या दिया हुआ है, एड। तो जैसे आईपीएल, जैसे भी किसी भी साइट में हम जाते हैं बड़ी कंपनियों में, तो पहले जो साइट होती है 2 साइट, तो उन 2 साइट में लिखा रहता है एड, क्या लिखा रहता है, एड लिखा रहता है। अब इस एड का मतलब क्या होता है साथियों, कि हम बात करते हैं किसी भी बारे में, तो आपको पता है जो भी नागरिक है इस विश्व के या भारत के नागरिकों की बात करता हूँ मैं, तो 90% लोग ऐसे होंगे, आप और हमसे जो हम में शामिल है, उन लोगों की हम बात करते हैं साथियों, तो 90% लोग क्या करते हैं, जैसे भी हम गूगल में सर्च करते हैं, पहली लाइन जो आती है उसी पे क्लिक कर देते हैं। चले जाते हैं नहीं जाते, बताइए जाते हो नहीं जाते, उसमें चले जाते हैं, पहले में नहीं जाते तो दूसरे में जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी कंपनियां क्या करती है, गूगल को एक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से पैसा देती है। उस एडवर्टाइजमेंट माध्यम से जो पैसा देती है, तो गूगल क्या करता है, उनको क्या करता है, पहले और दूसरे नंबर पर फिक्स कर देता है पैसों के हिसाब से, उनका एडवर्टाइजमेंट करने के हिसाब से, तो यहाँ पर दे देता है, उस पर क्लिक करके उन कंपनियों को फायदा हो जाता है। लेकिन जो बेचारी कंपनियाँ हैं, नई कंपनियाँ हैं, जो नए सिस्टम से आए हैं, जो भी हमारे छोटे रोजगार वाले आदमी हैं, वो भी अपना जो गूगल क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म है, जिसे गूगल ब्राउजर के माध्यम से, किसी भी सर्च इंजन के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को या किसी भी प्लेटफॉर्म को सर्च कर सकते हैं। जो इसमें क्या होता है कि जैसे गूगल ने क्या कर दिया, ऐड डाल दिया, जो पैसा मिला, अच्छा खासा पैसा मिला ऐड का, तो पैसा में पहले और सेकंड नंबर को डाल दिया। 90% जो संख्या है वो क्या करेगी, पहले ऐड को खोलेगी, पहले लाइन को खोलेगी और नीचे तक पहुँच नहीं पाएगी। और जो हमारी तरह के नए जो सिस्टम में आते हैं, नए बिजनेसमैन आते हैं, वो क्या करते हैं, बेचारे गूगल प्लेटफॉर्म में अपनी साइट डालते हैं, वेबसाइट डालते हैं। एप्पल आईपैड ऐसी बात नहीं है कि इसमें डाला तो एप्पल के बारे में और कोई कंपनी नहीं है, नहीं और कोई दुकानें नहीं है, और कोई मार्केट नहीं है जो मोबाइलों को बेचते हैं, उनके बारे में ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है। अगर आईपैड डालते हैं, यहाँ पर इतनी संख्या में यहाँ पर रिजल्ट खुले हैं, जिसको हम गिन भी नहीं सकते। इन संख्याओं के बाद जो रिजल्ट, जो पैसा है, उन पैसों को यहाँ पर ये क्या करते हैं, इस पैसों के माध्यम से ये जो कि ऐड का जो सिस्टम है इनका, इस ऐड के सिस्टम को पहले और दूसरे नंबर पर रख देते हैं, और बाकी जो नीचे के वहाँ तक पहुँच नहीं पाते कस्टमर। इन्हीं के चलते हुए गूगल ने ये कर दिया, ये गूगल का सिस्टम है। लेकिन गूगल ने पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में ये बोला था कि हम क्या करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग का ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि सबको क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा, सबको क्या करेगा, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराएगा। यार ये गलत माध्यम है यार, एक सेकेंड, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। एंटी ट्रस्ट कैसे करता है, बेवफाई कैसे करता है गूगल, आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं इसमें। तो देखो साथियों, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। अब ये किसके माध्यम से ऐड करता है, तो ये गूगल एड मैनेजर के माध्यम से ऐड करता है। किसके माध्यम से, गूगल एड मैनेजर के माध्यम से, जिसे बोला जाता है एडएक्स। क्या बोला जाता है, एडएक्स बोला जाता है। इसके माध्यम से क्या करता है, ये करता है, एक करता है पैसा बचाता है और इनकम प्राप्त करता है। लेकिन अभी हाल ही में फ्रांस की जो कंपनी है, इसने बोला भैया आप देश दुनिया को पगला सकते हो, हमें नहीं पगला सकते, और इसको पकड़ लिया। गूगल के जो ये तरीके हैं, इनको इन्होंने पकड़ लिया फ्रांस वालों ने, और फ्रांस वालों की जो एंटी ट्रस्ट कंपनी बनी हुई है, इन्होंने बार गूगल पे जुर्माना लगा दिया, और गूगल ने आराम से क्या कर दिया, इसमें क्या कर दिया, पे कर दिया। कितना पे कर दिया, 200 मिलियन यूरो का पे कर दिया फ्रांस वालों को। अगर गूगल की हम बात करते हैं, 2019 का एक आंकड़ा था, उसके हिसाब से बात करते हैं 11,928 अरब करोड़, ये इतने पैसे ये क्या करता है, कमाता है। इतने पैसे ये कमाता है, एक साल की टर्नओवर है 11,928 अरब। ठीक है, तो ये सारे पैसे इनके इतना कमाई होती है, एक साल की टर्नओवर अभी तो बहुत ज़्यादा होगी, इतना देने में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गूगल ने कहा जा ले ले, और एडएक्स कंपनी के माध्यम से ये क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज मिलनी चाहिए, और फ्रांस ने ये क्या कर दिया, इस पर जुर्माना लगा दिया है। ठीक है साथियों, आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आगे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, गूगल की बेवफाई समझ में आई होगी, और गूगल का आपको पता है जो काम करता है, ये सारे नेटवर्क है गूगल के, इनके माध्यम से पैसा कमाता है गूगल, जिसमें गूगल क्लाउड हो गया, गूगल ब्राउज़र हो गया, है ना, एडवर्टाइजमेंट हो गया, इन सभी के माध्यम से गूगल पैसे कमाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थॉमस सॉरी एक सेकेंड। अभी हाल ही में एक पेड़ से चिपके एक ओरंगटोन की तस्वीर, क्या नाम है? ओरंगटोन। क्या नाम है? ओरंगटन। इस ओरंगटन की तस्वीर के लिए 2021 का नेचर टीटीएल अवार्ड किसने जीता है? तो नेचर टीटीएल के अवार्ड की हम बात करते हैं। टीटीएल अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है? फोटोग्राफी के लिए थॉमस विजयन को मिला है। कहाँ किनको मिला है? थॉमस विजयन को मिला है। ये एक तथ्यात्मक जानकारी जो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो थॉमस विजयन को ये पुरस्कार मिला है फोटोग्राफी अवार्ड, ये एक पेड़ से लिपटे ओरंगटान के लिए। ये देखो एक सेकेंड, इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है ये पेड़ से चिपक कर नीचे आ रहा था। इसका मतलब ये दिखाना चाहता है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन, कि पृथ्वी जो दुनिया है वो नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है। अब दुनिया नीचे की तरफ आने लग गई है। इस पेड़ के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से इन्होंने ये दिखाया गया है, जिनका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? थॉमस विजयन। और जिसमें बात करते हैं इनको 1500 पाउंड का भव्य पुरस्कार इसमें दिया गया है। इसमें नीचे टीटीएल फोटोग्राफी में 8000 से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन, और इनको ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई है। 1500 पाउंड का इनको भव्य पुरस्कार मिला है। और केरल के थॉमस विजयन ने, जो अब कनाडा में बस गए, इनको द्वारा अभी हाल में पेड़ से चिपके हुए ओरंगटोन की तस्वीर ली गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। तो ये देखो, आप ओवरऑल विनर्स की बात करते हैं तो कैटेगरीज में नेचर अवार्ड में ये कैटेगरी होती है, वो नेचर ओवरऑल विनर्स में एक कैटेगरी होती है, और इन कैटेगरीज में के अनुसार इनमें दिया जाता है अवार्ड। और ये जो अवार्ड की बात करते हैं नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड, ये 2014 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 2014 में ये लॉन्च किया गया था। और इसके फाउंडर कौन थे? विल निकोलस इसके फाउंडर थे। विल निकोलस इसके फाउंडर थे। और जो ये अवार्ड दिया जाने लगा था 2014 से दिया जाने लगा था, टीटीएल का अवार्ड, वर्ल्ड नेचर की फोटोग्राफी में अवार्ड दिया जाने लगा था। ये थॉमस विजयन ने, जो केरल के निवासी है, फिलहाल ये कहाँ रहते हैं? तो ये फिलहाल कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं साथियों कनाडा में। ठीक है, इनको 8000 के लोगों में इनको चुना गया था फोटोग्राफी के माध्यम से। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन ये सारी चीज़ें हुई थी। आगे चलते रहिए, क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार कौन बन गए? डेविड डियोप, जगजीत पावड़िया, जेरी विंड या चेतन बगाटा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिएगा, और साथ ही सेशन को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा ये समझ में आया होगा, सारा कंटेंट आपको समझ में आया होगा। जैसा कि हम सेशन की बात करते हैं तो ये सेशन आपके लिए किस किस की में प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी रहने वाला है। तो आपको पता है, हम जो भी क्वेश्चंस लेकर आते हैं वो आपके 2 से 3 क्वेश्चन यूपीएससी लेवल, आरएस लेवल के होते हैं। साथ के साथ आपके रेलवे के लेवल के इसमें क्वेश्चन होते हैं। स्टैटिक जीके का इसमें पार्ट होता है। बैंक के लिए इसमें क्वेश्चन होते हैं। और आपके स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम हो उनके लिए भी ये स्टेट लेवल भी आपके लिए ये कंटेंट होता है, जिसमें कि आपका स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके के साथ आपका करंट अफेयर्स दोनों इसमें कंप्लीट कराए जा रहे हैं। यह आपको देख लेना है, शेयर कर देना है। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल साथियों। शेयर करना ना भूलें, और आप अपने हिसाब से इसको पढ़कर नोट कर लीजिएगा। ठीक है।